अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, तो फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप सब ने जो है वो रिवाइज कर लेना है सारा। फर्स्ट ईयर और जो इनऑर्गेनिक है सेकंड ईयर की, वो आप लोग ये ऑर्गेनिक से पहले पहले आप लोग उसको कंप्लीट कर लो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। खैर, बच्चों को पता नहीं क्यों डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक ख़त्म होने से पहले नहीं, ये जो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है इससे पहले पहले आपके माइंड में फर्स्ट ईयर, या ये ना हो कि मैंने अभी फर्स्ट ईयर पढ़नी है और फिर मैं ऑर्गेनिक पढ़ूंगा। तो फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मुझे वो एक कमेंट याद आ रहा है, इट्स इजी बट डिफिकल्ट। ये इजी है लेकिन डिफिकल्ट भी है। ये हर एक के साथ ऐसा ही होता है। मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं, ये एक साइकी है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा या सारा कुछ जो है वो भूल गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जाम के दौरान जो है वो आपको सारा कुछ जो है वो मेमोराइज हो जाता है। अच्छा, वो था टफ बट इजी। ठीक है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम ज्यादा डेप्थ में गए तो उसमें गिर ही ना जाए कहीं हम। तो थोड़ा ऊपर रह रह के पढ़ेंगे। ज्यादा डेप्थ में चले गए तो हो सकता है उसमें गिर ही जाए। हाँ जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसको स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पुरानी डेफिनेशन क्या थी? वो कंपाउंड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनकी पुरानी डेफिनेशन है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनकी कंपोजिशन को स्टडी किया तो पता चला कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? कार्बन और हाइड्रोजन, और स्मॉल अमाउंट्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी प्रेजेंट है। तो पुरानी डेफिनेशन ये थी कि वो कंपाउंड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इनकी कंपोजिशन को स्टडी किया तो पता चला कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है, और स्मॉल अमाउंट्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी प्रेजेंट है।
अगर हम गौर करें, ये जो कार्बन है ये फोर्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 4A, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जो ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसने अपने आप को स्टेबल करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा? ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो चूंकि कार्बन एक नॉन मेटल है तो लिहाजा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हमेशा कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाता है। अब मेन एलिमेंट, मेन स्केलेटन तो कार्बन का ही है, इनमें जो मेन स्केलेटन है वो कार्बन का ही है। लेकिन चूंकि कार्बन ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, उसकी अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इनको मिला के कहते हैं दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। ये इनकी नई डेफिनेशन है, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो इनसे डेराइव होते हैं। तो जो हम पुरानी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही हासिल कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो, ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था किसने? इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था वोलर ने। तो वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम सायनेट, और उसने जब इसको हीट किया, और ये प्रेजेंट था यूरिन ऑफ मैमल्स में, इसको जब हीट किया तो बन गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड NH2CO, NH2, दिस इज यूरिया। तो इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, यानी कि साइक्लिक नहीं है, रिंग नहीं है इनमें। और दूसरे हैं हमारे पास क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक भी कहते हैं, यानी कि इनके अंदर रिंग होता है। अच्छा, ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इसमें कार्बन चेन जो है वो रिंग रिंग फॉर्म में नहीं होगी, ओपन फॉर्म में होगी। यानी कि कार्बन चेन के दोनों टर्मिनल्स जो हैं वो फ्री होंगे। जैसे कि ये हमारे पास ये कार्बन चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें ये हमारे पास दो टर्मिनल हैं इस चेन के, तो ये दोनों टर्मिनल क्या है? फ्री है। तो जब कार्बन चेन के टर्मिनल्स फ्री हों तो ये ओपन चेन कंपाउंड है। अब ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं ये, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो ये हमारे पास सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड वो होंगे जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे कि एल्केन्स, ये हमारे पास होंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आ जाएंगे, जिसमें कार्बन चेन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो होगा हमारे पास अनसैचुरेटेड। इसके साथ साथ हम इनको ओपन चेन कंपाउंड्स को हम ब्रांच की बेस पे भी जो है ना क्लासिफाई करते हैं। या ये होते हैं हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, या ये हमारे पास होते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स।
स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को हम अनब्रांच्ड कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरे होंगे हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स लीनियरली अटैच्ड हैं एक चेन में, और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो जब भी कोई कंपाउंड स्ट्रेट चेन में हो उसके लिए हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल। तो ये 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। और ब्रांच चेन कंपाउंड में आप चेन की साइड पे कोई ब्रांच लगा देते हो, जैसे कि हमारे पास ये कार्बन चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और इसकी साइड पे हम एक ब्रांच लगा देते हैं। तो ये चेन है और इसकी साइड पे ये ब्रांच लगी हुई है। तो जब एक ब्रांच लगी हो तो उसको हम कहते हैं आइसो। तो दिस इज आइसोब्यूटेन। तो ओपन चेन कंपाउंड्स हमारे पास, अगर हम उसकी ब्रांचिंग की बात करें तो उसकी बेस पे स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच चेन होते हैं। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो एक सेचुरेटेड होते हैं और एक अनसेचुरेटेड होते हैं। अच्छा जी, क्लोज चेन कंपाउंड्स में हमारे पास नजर आ रहा है कि इसमें जो कार्बन चेन है उसके टर्मिनल्स आपस में बॉन्ड बना के रिंग बना लेंगे। जैसे कि अभी ये हमारे पास है ब्यूटेन, अभी हमारे पास क्या है, ब्यूटेन। लेकिन अगर हम इन दोनों टर्मिनल्स को कंबाइन कर दें तो फिर क्या होगा, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, तो ये अपना एक एक बॉन्ड कम करेंगे, तो ये CH2 हो जाएगा। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए। तो अब चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया है, जो कार्बन चेन के टर्मिनल्स थे उन्होंने मिल के आपस में बॉन्ड बना लिया और ये एक रिंग बन गया, ये एक साइकिल बन गई। तो दैट इज क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। तो इसका नाम है साइक्लो, और 4 कार्बन वाली है ब्यूटेन। तो साइक्लिक फॉर्म में होने के लिए कम से कम कितने कार्बन एटम्स होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन एटम्स होंगे तो साइक्लिक फॉर्म बनेगी। 2 कार्बन एटम से साइक्लिक फॉर्म नहीं बन सकती, कम से कम 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो होंगे तो हमारे पास वो साइक्लिक फॉर्म बनेगी। अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं इनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स हमारे पास होमोसाइक्लिक भी होते हैं, बल्कि इसको मैं आगे ड्रॉ करता हूं, यहां पे जगह थोड़ी है जी। ये जो हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स हैं, ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, और दूसरे होंगे हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, होमो का मतलब होता है सेम। तो जब रिंग के अंदर, जब रिंग जो है वो किसी एक एटम से मिलके बना हुआ है तो वो होमोसाइक्लिक है। और वो एटम कौन सा हो सकता है, वो एटम सिर्फ कार्बन हो सकता है, तो दैट्स वाई ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास प्रोपेन है, ये साइक्लिक फॉर्म में है, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। और ये रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, तो ये होमोसाइक्लिक है। और दूसरा इसका नाम है कार्बोसाइक्लिक, क्यों, क्योंकि रिंग में सिर्फ कार्बन ही है, रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, तो दैट्स वाई कार्बोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक आगे 2 तरह के होते हैं, या ये होते हैं एलिसाइक्लिक, या ये होते हैं एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक आगे 2 तरह के होंगे, या होंगे एलिसाइक्लिक या होंगे एरोमेटिक। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स को। एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे पास, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स है। यानी कि जो ओपन चेन हमारे पास कंपाउंड्स है ना, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, वो अगर साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो वो एलिसाइक्लिक हो जाएंगे। जैसे कि प्रोपेन अगर साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो साइक्लोहेक्सेन।
ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करो साइक्लोहेक्सेन में अगर एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब एक डबल बॉन्ड है ना, तो अब ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, इसी तरह दो डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं इसमें, 1 2 साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, इनका जो जनरल फार्मूला है वो एल्कीन्स की तरह होता है। इनका भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, कौन से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? जो सेचुरेटेड है, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? एल्कीन्स वाला जनरल फार्मूला होता है। एल्कीन्स का भी CnH2n होता है, इनका भी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे जो हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना, वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, एलिसाइक्लिक का एक और नाम है, वो क्या नाम है? एलिसाइक्लिक को हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, इनको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाए। नहीं बेटा, रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। हाँ जी, ये जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ये बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग आ जाए, वो होंगे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये बेंजीन रिंग में हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, तो जिसमें बेंजीन रिंग आ जाए। अब वो बेंजीन रिंग जो है, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हो सकता है। बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास अगर OH लग गया है, तो वो फिनोल है। बेंजीन रिंग पे अगर हमारे पास CH3 लग गया, तो वो टॉलुईन है। तो ये जो है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, और इनके रिंग, इनका जो रिंग है वो सिर्फ एक ही एटम से मिलकर मिलके बना हुआ है। और इसलिए हम इनको कह रहे हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, अगर बेंजीन रिंग जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बेंजीन रिंग अगर आपस में फ्यूज्ड है, बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, इसमें हमारे पास दो बेंजीन रिंग जो है आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये क्या है? नेफ्थलीन। अगर हमारे पास तीन बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं, तो ये क्या है? एंथ्रासीन। दिस इज एंथ्रासीन। और अगर दो लीनियरली अटैच्ड हैं और एक ऊपर है, तो ये क्या है? फिनेंथ्रीन। तो ये सारे जो हैं, ये एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इसमें सारा जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, ये बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड हैं, ये आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड में हमारे पास एग्जांपल है, ये थे फ्यूज्ड। ठीक है, आइसोलेटेड में बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड नहीं है, जैसे कि हमारे पास है जी, ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरा बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग जब ग्रुप की फॉर्म में हो, तो उसको हम कहते हैं फिनाइल। तो ये है बायफिनाइल। ठीक है, तो इस केस में ये आइसोलेटेड नहीं है, ये है बायफिनाइल। तो ये थे हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है ना, ये भी आगे हमारे पास, अब मैं इसको भी बाद में शो करता हूं, वहां पे जगह नहीं है। ये जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, नाम से जाहिर है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
तो जिसमें रिंग में एक से ज्यादा एटम्स आ जाएं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आ जाएं, यानी कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी रिंग के अंदर आ जाए, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। अभी जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ये दो तरह के हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये सेचुरेटेड भी हो सकता है, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना ये अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड भी हो सकता है और सेचुरेटेड भी हो सकता है। अब सेचुरेटेड की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और सेचुरेटेड है, तो इसमें आपने एपो ऑक्साइड्स पढ़े हैं, एपो ऑक्साइड्स। हाँ जी, CH2 और ये रिंग में साथ आ गया O, तो दिस इज इथाइलीन एपोक्साइड। दिस इज इथाइलीन एपोक्साइड। अब इसमें क्या है, ये जो रिंग है ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का भी बना हुआ है, और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, एपोक्साइड्स। अच्छा, ये जो अनसेचुरेटेड है ये आगे दो तरह के होते हैं। अनसेचुरेटेड हमारे पास एरोमेटिक भी होते हैं और नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। ये जो फेडरल की बुक है उसमें तो बहुत ही कम एग्जांपल्स दी हुई हैं। उसमें उसमें जो है इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं बताई हुई, और जो पंजाब की बुक है उसमें भी यहाँ पर कम क्लासिफिकेशन बताई है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि जो हेट्रोसाइक्लिक हैं ये आगे दो तरह के होते हैं, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड की आपने एग्जांपल देख ली, थाइलिन एपोक्साइड। अनसेचुरेटेड आगे दो तरह के होंगे, एक होंगे एरोमेटिक और एक होंगे नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में हमारे पास जो एग्जांपल आ रही है वो क्या एग्जांपल है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, लेकिन अगर इस रिंग में हमारे पास नाइट्रोजन आ गया तो ये क्या है, पायरिडीन। तो ये अनसेचुरेटेड है और हेट्रोसाइक्लिक है। अच्छा, इसी तरह एरोमेटिक में हमारे पास वो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं ना वो भी इसी में ही आते हैं, एरोमेटिक में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग है, ओ लग गया तो फ्यूरॉन है। इसी तरह अगर हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग है, अगर एस लग गया तो थायोफीन है। अगर NH लग गया तो पायरोल है। तो ये एरोमेटिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं। जबकि अनसेचुरेटेड जो नॉन एरोमेटिक है ना, जैसे कि ये जो हमारे पास एपो ऑक्साइड है, इसी को अगर हम इसमें डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें, ये जो हमारे पास एपो ऑक्साइड है अगर हम इसमें ही डबल बॉन्ड क्रिएट कर दें, मतलब CH डबल बॉन्ड CH, अब ये अनसेचुरेटेड हो गया और हेट्रोसाइक्लिक भी है। तो इस फैमिली को हम कहते हैं ऑक्सीरीन। ठीक है, ये फैमिली होती है हमारे पास ऑक्सीरीन। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। क्वेश्चन क्या है, डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज acyclic. Options: isobutylene, isobutane, isobentine, D, all of these. जी, उसमें बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन उनको हम एरोमेटिक में ही कंसिडर करते हैं क्योंकि उसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चूंकि वहां पे भी कॉन्जुगेशन है हमारे पास,
तो आईयूपैक जो है उनको एरोमेटिक में कंसिडर करता है, फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरोल, वो भी एरोमेटिक के अंदर आते हैं। हाँ जी, आइसोब्यूटाइलीन क्या होगा हमारे पास? आइसोब्यूटाइलीन, CH2 डबल बॉन्ड C, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, ये होगा आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटेन में डबल बॉन्ड नहीं है। आइसोपेंटाइन कैसे होगा? दिस इज आइसोपेंटाइन, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ये सारे ए साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जी। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को सवाब देने की। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप। जी, जब हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, हम आइसो और नियो की बात करेंगे। जी, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने से पहले हम एक बात करेंगे कि हमारे पास ये जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स में कार्बन के चारों बॉन्ड फुली सेटिस्फाइड है। एल्केन्स जो हैं ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसमें कार्बन के इसमें कार्बन के जो हैं वो सारे बॉन्ड्स जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड है। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 अटैच्ड है तो उसको हम बेंजाइल कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 अटैच्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेंजाइल। और अगर बेंजीन रिंग के साथ CH अटैच हो तो उसको हम बेंजल कहते हैं, और अगर बेंजीन रिंग के साथ C अटैच हो तो उसको हम बेंजो कहते हैं। हाँ जी, बेंजीन रिंग के साथ, क्वेश्चन है जी, बेंजीन रिंग के साथ अगर आप CH2 अटैच कर दो तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन के साथ कोई और ग्रुप भी लगेगा। तो ये अगर सिर्फ हम इसकी बात करें तो ये बेंजाइल है। अगर इसके साथ OH लगा दें तो ये अल्कोहल हो गई, तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगी। ठीक है, तो एल्केन्स में जो कार्बन है वो, उसमें कार्बन के सारे बॉन्ड्स फुली सेटिस्फाइड है। आप चाह रहे हो, आप इसका डेरिवेटिव बनाना चाह रहे हो। हम कह रहे हैं ना कि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स कैसे बनाएंगे? कार्बन के तो सारे बॉन्ड फुली सेटिस्फाइड हैं एल्केन्स में। आप अगर डायरेक्ट OH लगाना चाहो इसके साथ, आप डायरेक्ट OH लगा सकते हो कार्बन के साथ, क्योंकि आपने डेरिवेटिव बनाना है ना, आपने हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बनाना है। तो आप कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई और ग्रुप अटैच कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप हाइड्रोजन निकालते हो, उसकी जगह आप कोई नया ग्रुप लगाते हो, कोई और ग्रुप लगाते हो। तो इसका मतलब है हमें एल्केन फैमिली में से हाइड्रोजन रिमूव करना होता है। एल्केन फैमिली में से जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। अल्काइल रेडिकल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि, और इसमें नाम हम कैसे देते हैं? ANE खत्म करके, ANE खत्म करके YL ऐड हो जाता है। इसके एंड से ANE खत्म करके YL ऐड हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दें
तो ये रह जाएगा CH3, और एक एक बॉन्ड जो है इसको हम शो करेंगे कि कार्बन का एक बॉन्ड जो है अभी इसने एक बॉन्ड खाली है, इसने बनाना है, तो ये मीथेन से हो जाएगा मिथाइल। इसी तरह अगर हमारे पास इथेन है, CH3 ये दोनों हमारे पास टर्मिनल हैं, जहां से मर्जी हाइड्रोजन निकाल दो। तो अगर हम इस टर्मिनल से हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये हो जाएगा CH3CH2, तो ये इथेन से हो जाएगा इथाइल। लेकिन जब हम प्रोपेन में से निकालते हैं ना, प्रोपेन में से, ये हमारे पास है प्रोपेन, CH3CH2CH3। अब प्रोपेन में से जब हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम टर्मिनल से निकालेंगे या हम इस सेंटर से निकालेंगे। या तो आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे टर्मिनल से, या आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे इस सेंटर से, ये हमारा सेंटर होता है। तो दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं इस टर्मिनल से निकालता हूं हाइड्रोजन तो फिर क्या होगा, CH3CH2CH2, तो फिर यहां से टर्मिनल से एक हाइड्रोजन निकाला, तो अब ये प्रोपेन से बना प्रोपाइल। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो ये एन प्रोपाइल है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन में है तो ये एन प्रोपाइल है। और अगर हम निकालते हैं सेंटर में से हाइड्रोजन, अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं तो फिर ये होता है CH3CH3, यहां से हाइड्रोजन निकला है। अभी भी ये प्रोपाइल ही है, प्रोपेन से प्रोपाइल बना है, लेकिन अब जब ये किसी के साथ लगेगा तो ये ब्रांच में लगेगा। तो चूंकि अब ये ब्रांच में लग रहा है तो ये आइसोप्रोपाइल होगा। तो एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में आपने डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में आपने डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ व्हाट इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल कैसे बनेगा? नमाज पहले पढ़ ली थी, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही नमाज हो गई थी। अच्छा, आइसोब्यूटेन में से जो आपने हाइड्रोजन निकालना है ना, ये है जी आपके पास CH3, ये है हमारे पास आइसोब्यूटेन। इस आइसोब्यूटेन में से आप यहां से, इनमें से, ये जो आपके पास तीन टर्मिनल है, इनमें से कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो तो ये आपके पास आइसोब्यूटाइल हो जाएगा, CH3CH CH3, और यहां पर ये CH2, तो ये हमारे पास होगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन में से जब आप ये टर्मिनल में से ये निकालोगे ना, टर्मिनल से निकालोगे, कहां से निकालोगे? टर्मिनल से, तो फिर ये क्या बनेगा? आइसोब्यूटाइल। इसको मैं कह देता हूं कि ये हमने निकाला है टर्मिनल से। तीन टर्मिनल थे, कहीं से भी निकाल देते। अब इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहां सेंटर से निकाल देते। अगर आप इस सेंटर से निकालोगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये बॉन्ड इसका फ्री हो गया। तो अब ये टर्शरी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टर्शरी। तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी, ये वो कार्बन है जिसके साथ फर्दर तीन कार्बन एटम्स अटैच हैं, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आइसोब्यूटेन के टर्मिनल से निकालोगे तो वो होगा आइसोब्यूटाइल, और अगर आइसोब्यूटेन के सेंटर से निकालोगे तो ये बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो कार्बन है जो फर्दर तीन कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए ये टर्शरी ब्यूटाइल है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन लेते, अगर हम स्ट्रेट चेन वाली ब्यूटेन ले लें, नहीं, नियो ब्यूटाइल नहीं होता। ये है जी हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें भी इसमें भी अगर हम टर्मिनल से निकालेंगे ना, टर्मिनल से, यहां टर्मिनल से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट चेन में होगा ना हमारे पास CH3CH2CH2। तो चूंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। लेकिन अगर हमारे पास हम इसके सेंटर में से निकालें, अब ये भी हमारा सेंटर है, ये भी हमारा सेंटर है, जहां से मर्जी निकाल लो, तो अगर हम सेंटर से निकालेंगे तो CH3CH
CH2CH3। तो अब ये वो कार्बन है जो फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये आप लोगों ने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो जब हम ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जैसे कि मैंने मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह हमने लगा दिया OH। तो अब ये एल्केन नहीं रही, अब ये एक नई फैमिली बन गई है। अब इस फैमिली का नाम है एल्कोहल्स। तो ये वो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके लगने से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास केमिकल प्रॉपर्टी मिल गई, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम और ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड which imparts specific chemical property to an organic compound। सेकेंडरी को आइसो नहीं बोलना, आइसो वो होगा जो आइसोब्यूटेन से बनेगा। An atom or a group of atom or a double or triple bond which imparts specific chemical property to an organic compound। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके लगने से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास प्रॉपर्टी मिल जाती है, एक खास केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। जी आप कंफ्यूज ना हो, आप इसमें ये देखो कि जब आप आइसोब्यूटेन में से हाइड्रोजन निकालोगे ना, जब आप कहां से निकालोगे? आइसोब्यूटेन के टर्मिनल से, तो आइसोब्यूटाइल बनेगा। और अगर आप नॉर्मल ब्यूटेन के सेंटर से निकालोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखे हैं कि ये आप लोगों ने इनको याद रखना है। आइसोब्यूटेन के टर्मिनल से निकालोगे तो आइसोब्यूटाइल है, आइसोब्यूटेन के सेंटर से निकालोगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल है, फिर नॉर्मल ब्यूटेन के टर्मिनल से निकालोगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटेन के सेंटर से निकालोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ठीक है जी, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके लगने से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक खास केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो एक फंक्शनल ग्रुप है जी। तो अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं? फंक्शनल ग्रुप फिर हमारे पास है जी जनरल फार्मूला, फैमिली नेम, और हमारे पास है एग्जाम्पल। जी फंक्शनल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड लग जाए, फंक्शनल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड है तो जनरल फार्मूला तो यही है CnH2n। तो फैमिली नेम क्या है हमारे पास? एल्कीन्स। जब डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या है? एल्कीन्स, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास इथीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो CnH2n-2। तो फैमिली नेम क्या है? अल्काइंस। एग्जाम्पल है हमारे पास इथाइन। अच्छा जी, अगर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास लग जाए हेलो ग्रुप, कौन सा? हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हेलोजन से निकला है।
इसमें फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है, आयोडी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्लोरो और ब्रोमो होता है। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है कि अल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन लगेगा, अल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन यानी कि एक्स लगेगा, तो फैमिली क्या बनेगी? इनको हम अल्काइल हेलाइड्स भी कहते हैं। कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हेलाइड्स। और आयुपैक नेम इनका बनता है हेलो एल्केन्स। तो अगर हम आर की जगह मिथाइल लगा दें और एक्स की जगह बी आर लगा दें तो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो मीथेन। ठीक है, फिर हमारे पास है जी ओ एच फंक्शनल ग्रुप है जी हमारे पास ओ एच हेलो ग्रुप, ओ सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो आर के साथ लगेगा ओ एच और फैमिली बन जाएगी एल्कोहल्स। आर की जगह अगर हम सी एच थ्री लगा दें तो ये मिथाइल एल्कोहल है। एस्टेटीन जो है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए हम उसको उसका जिक्र नहीं करते। एस्टेटीन जो है ना वो रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ जी, एल्कोहलिक ग्रुप हो गया। फिर इसके बाद है जी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ। इसमें दोनों तरफ जो है वो अल्काइल रेडिकल लगेगा, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगेगा, तो ये फैमिली बनेगी कीटोन्स। दोनों तरफ कार्बन लगे होना जरूरी है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगा होना जरूरी है, तो दैट इज कीटोन और इसका नाम है एसीटोन। अच्छा, इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ हाइड्रोजन लग गया, इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ हाइड्रोजन लग गया तो ये फॉर्माइल ग्रुप हो जाएगा। तो आर के साथ लगेगा फॉर्माइल ग्रुप, तो जब आर के साथ लगेगा फॉर्माइल ग्रुप तो ये फैमिली बनेगी एल्डिहाइड्स। अच्छा, तो एल्डिहाइड्स अगर मैं आर की जगह सी एच थ्री लगा दूं, सी एच थ्री सी एच ओ, तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। अच्छा, इसी कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम मिला दें, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर हम मिला दें तो ये हो जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप को मिलाया हमने? कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स को मिलाया तो ये हो गया कार्ब आया कार्बोनाइल से और ऑक्सिल आया हाइड्रोक्सिल से, तो ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये लगेगा आर के साथ अल्काइल रेडिकल के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा तो ये फैमिली बन गई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर की जगह अगर हम सी एच थ्री लगा दें तो ये है जी हमारा मनपसंद एसिड, एसिटिक एसिड। खाते हो आप लोग एसिटिक? कभी एसिटिक एसिड पिया आप लोगों ने? जी बच्चों, एसिटिक एसिड पिया है कभी आप लोगों ने? कौन शौक से पीता है एसिटिक एसिड? है किसी को शौक? यानी कि आप लोग विनेगर की बोतल पड़ी हो तो उसको पी जाते हो? सही है। कार्बोनिक एसिड पीते हो आप लोग? कार्बोनिक एसिड बहुत पीते हो आप लोग?
हाँ जी, कार्बोनिक एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। और ये वही कोक और पेप्सी है जो टॉयलेट क्लीनर के तौर पे भी इस्तेमाल होता रहा है पहले। तो जी कुछ बच्चे ये फ्यूचर डॉक्टर हैं और इन बच्चों को कार्बोनिक एसिड का नहीं पता। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। बफर्स के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा जी, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगने से फैमिली बन गई जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। जी ऐसा ही है, मतलब अगेन मैं इसको कहता हूं प्लेसीबो इफेक्ट। जब हम किसी चीज को कह रहे होते हैं ना, तो वो फिर सोचने लग जाता है। तो जब हम माइंड में कोई चीज सोचने लग जाते हैं तो वो हो जाता है। तो इसलिए पॉजिटिव चीजें हम सोच रहे हैं और पॉजिटिव ही हम सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से अगर हम OH निकाल दें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से अगर हम OH निकाल के NH2 लगा दें, CONH2, RCONH2, तो ये एसिड का डेरिवेटिव है और इसको हम कहेंगे एसिड एमाइड। इसको हम क्या कहेंगे? एसिड एमाइड। तो R की जगह अगर हम CH3 लगा दें, CH3CONH2, तो दिस इज एसिटामाइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। आपने OH निकाल के NH2 लगा दिया तो ये एसिड एमाइड हो गया। इसी तरह अगर आप OH निकाल के क्लोरीन लगा दो तो ये एसिड क्लोराइड हो जाएगा। वैसे तो कोई भी हैलोजन लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम स्पेसिफिकली सिर्फ क्लोरीन लगाते हैं, तो ये एसिड क्लोराइड हो गया। तो अगर आप यहां पे CH3 लिख दो तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, अगर आप दो एसिड्स को आपस में मिलाओ तो क्या होगा? अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम आपस में मिलाएं, मतलब एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास RCOOH, और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास RCOOH। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो ये क्या बन गया? ये बन गया R, इसमें से वाटर निकल गया, तो ये क्या बन गया? RCOOR। तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिला के हमने उसमें से वाटर निकाल दिया, तो ये एनहाइड्राइड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एनहाइड्राइड। तो RCOOCOR, ये एसिड एनहाइड्राइड है। यानी कि एनहाइड्राइड का मतलब होता है वाटर रिमूव किया है हमने। तो अगर हम दोनों जगह CH3 लगा दें तो ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो ये होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, तो ये थे जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स। अच्छा, अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप लग जाए, NH2 इज अमाइनो ग्रुप, तो R के साथ NH2 लगेगा तो ये फैमिली बन जाएगी एमाइंस। तो CH3NH2, दिस इज मीथाइल एमाइन। अच्छा, अगर हम NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो R के साथ नाइट्रो लगेगा, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स।
तो ये CH3 NO2 हो जाएगा, दिस इज नाइट्रोमीथेन। अगर हम ऑक्सीजन लगा दें सेंटर में, ROR, दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाए, तो ये होते हैं ईथर्स, ईथर लिंकेज कहते हैं इनको। तो दोनों तरफ अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये डाई मिथाइल ईथर है। अच्छा, अगर हम SH ग्रुप लगा दें, SH इज मरकैप्टो ग्रुप। एसिड क्या है? मरकैप्टो ग्रुप। तो R के साथ लगेगा SH, फैमिली बनेगी थायोल या थायो एल्कोहल। CH3SH इज मिथाइल थायोल। अच्छा, अगर हम दो R के सेंटर में S डबल बॉन्ड O लगा दें, दो R के सेंटर में S डबल बॉन्ड O लगा दें, तो ये सल्फो ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये फैमिली होगी सल्फो ऑक्साइड। तो अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा दें दोनों तरफ, तो डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो ये जो है ना, ये फेडरल की बुक में गिवन है, ये पंजाब की बुक में नहीं है। डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। फिर अगर हम दो आर के दरमियान, यानी कि दो कार्बन के दरमियान एस डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, यानी कि एस के साथ दो ऑक्सीजन अटैच हो, तो ये सल्फोन्स होगा। ये क्या होगा? ये कौन सी फैमिली होगी? सल्फोन्स। CH3 S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, CH3, डाइमिथाइल सल्फोन। कहां पर CH3 नहीं होगा? ठीक है, ये हो जाएगा सल्फोन्स। अगर हम सायानाइड ग्रुप लगा दें, सायानो ग्रुप लगा दें, C ट्रिपल बॉन्ड N इस सायानो ग्रुप, तो ये R के साथ लगेगा सायानाइड, फैमिली बनेगी नाइट्राइल। तो मीथाइल सायानाइड, CH3CN इस मीथाइल सायानाइड, या इथेन नाइट्राइल। ये दो कार्बन वाली इथेन होगी और ये नाइट्राइल फैमिली है, इथेन नाइट्राइल। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स। जी, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इनमें से कौन सा जो है वो एमाइड है? C6H5NH2, NH2CH3, NCH3 3 और डेल्टा है NH22CO। इनमें से कौन सा जो है वो एमाइड है?
जी, एमाइड कब होगा? जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा होगा। जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 होगा तो ये होगा एमाइड। तो यूरिया में हमारे पास दो एमाइड लिंकेज हैं, NH2 CONH2। तो ये हमारे पास दो तरफ से एमाइड है, तो यूरिया इज एमाइड। ठीक है, ये तो एमाइन है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, तो ये तो एनिलीन है। ये अमाइनो मीथेन है। ठीक है, ये ट्राई मिथाइल एमाइन है। तो ये हमारे पास यूरिया जो है ना, ये एमाइड है। एमाइड के लिए जरूरी है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो। जी, बच्चे कह रहे हैं हाँ, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो में NO ग्रुप लगा होता है अटैच्ड। R के साथ NO लगा हो तो ये नाइट्रोसो है। हाँ, एस्टर्स, एस्टर्स वाला हम भूल गए। जब भी हम किसी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं, जब भी हम किसी एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और साथ बनता है एस्टर। तो RCOOR ये है हमारे पास एस्टर्स, और ये भी डेरिवेटिव हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। इनमें से कौन सा जो है वो कीटोन है? दूसरे ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया था। जी, आपको फर्स्ट ऑप्शन में भी कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहा है, CH3 के साथ ये कीटोनिक ग्रुप है, CO कार्बोनाइल ग्रुप है और फिर कार्बोक्सिल ग्रुप है। लेकिन अगर कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों लगे हुए हैं तो फिर कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेफरेंस होगी। तो अब ये एसिड है, ये कीटोन नहीं है, तो इसमें ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है। सो द राइट आंसर इज बीटा। ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास ईथर है। इनमें से कौन सा जो है वो थायो ईथर है? जी, जिस तरह आपने थायो अल्कोहल पढ़ा है ना, नॉर्मल अल्कोहल क्या होती है? आर के साथ OH लगा है तो ये नॉर्मल अल्कोहल है। लेकिन अगर आपने O की जगह S लगा दिया तो ये थायो अल्कोहल हो गई थी। ठीक है,
इसी तरह जो आपके पास नॉर्मल ईथर है वो है ROR, ये नॉर्मल ईथर है। इस नॉर्मल ईथर की जगह आप O की जगह S लगा दोगे तो ये थायो ईथर हो जाएगी। तो इसको थायो ईथर भी कहते हैं और इसको सल्फाइड भी कहते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, तो ये RSR इस थायो ईथर या सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड जी, सल्फो ऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। सेलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग्स टू एरीन फैमिली। Select the organic compound which belongs to arene family. जी बच्चों, ये एरीन जो है ये मैंने जान के उसमें नहीं बताया। एरीन फैमिली जब हमारे पास अल्टरनेट हेक्सागोनल रिंग में हमारे पास अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाएं और ये सारे बॉन्ड्स अगर खाली हैं तो ये हमारे पास एरीन फैमिली है। तो एरीन फैमिली में जो सबसे सिंपलेस्ट है वो हमारे पास बेंजीन है। नहीं, एरीन फैमिली में सिर्फ हमारे पास ये एराइल ग्रुप आता है, एराइल ग्रुप। ठीक है, जो बेंजीन से निकला है दैट इज एरीन फैमिली। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही पहुंचा हुआ क्वेश्चन है। आपने बताना है इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप्स इसमें कौन कौन से हैं, अभी मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आप लोगों को। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अल्फा ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड बेंजीन रिंग। उसको हम कहते हैं, हाँ जी, एरीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो होगा एराइल ग्रुप। जिस तरह हम कहते हैं ना अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल जो है वो आर होता है, आर इज अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल एक जनरल है, अब इसमें कुछ भी आ सकता है। अगर आप आर की जगह
CH3 लगा लो तो ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ना एराइल ग्रुप की, एराइल ग्रुप जनरल है, तो इसमें जो सिंपलेस्ट है ना वो है फिनाइल। सिंपलेस्ट क्या है? फिनाइल। ठीक है। तो वैसे एराइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बस वो बेंजीन से डराइव हुआ होगा। जी, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपने फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं। अल्फा ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड बेंजीन रिंग। बीटा ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड एराइल रिंग। चार्ली ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, नाइट्राइल एंड फिनोल रिंग। और डेल्टा ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, एमाइन एंड बेंजीन रिंग। जी बच्चों, इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? सबसे पहले तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लो कि जो आपको प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं वो कौन से हैं। आपको ये प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, CN से ये बन गई नाइट्राइल फैमिली, तो नाइट्राइल हो गया ये। अच्छा, इस CH के साथ ये OH लगा हुआ है, तो ये CH के साथ क्या लगा हुआ है? OH। और ये C आगे दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। ये C आगे दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो नाइट्राइल और सेकेंडरी अल्कोहल तो लाजमी होगा। बाकी ऑप्शन निकाल दो आप। तो इसका मतलब ये अल्फा नहीं हो सकता, ये डेल्टा नहीं हो सकता, बीटा और चार्ली में इसका आंसर होगा। सेकेंडरी अल्कोहल लाजमी है, नाइट्राइल भी लाजमी है। अब या तो ये एराइल रिंग है, ये दरमियान वाला, या ये फिनोल रिंग है। फिनोल में तो बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एराइल रिंग वही होगा जो बेंजीन से डिराइव हुआ है। सो द राइट आंसर इज बीटा। फिनोल तब होता जब फिनोल रिंग तब होता जब रिंग के ऊपर OH लगा होता, तो फिर ये फिनोल रिंग होता। तो ये फिनोल रिंग नहीं है, ये एराइल रिंग है जो बेंजीन से डिराइव हुआ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन में से जब हम बेंजीनॉइड जो भी कंपाउंड है ना हमारे पास, अगर हम उसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो एराइल ग्रुप होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फिनाइल है। क्यों? क्योंकि जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो होता है बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो होता है फिनाइल। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फिनाइल है, और जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसको हम एराइल कहेंगे। ठीक है जी। सायनो ग्रुप लगने से फैमिली बनती है नाइट्राइल। नहीं, वो नाइट्राइल जो है ना, नाइट्राइल वो इसके साथ लग गया ना CH2 के साथ, तो वो उसके अंदर ही कंसिडर होगा। CH2 CN के साथ लगा हुआ है ना, तो वो उसके अंदर अंडर कंसिडर होगा। तो इसलिए ये बेंजाइल नहीं है।
अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस का। कौन सी सेकेंडरी? नहीं, सीएन के साथ, सीएन के साथ जो CH2 लगा हुआ है वो बेसिकली वो नाइट्राइल फैमिली ही बन रही है ना। आइसोमेरिज्म हम कल स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम शॉर्ट है। आइसोमेरिज्म के लिए हमें पूरा एक लेक्चर चाहिए, ठीक है। आइसोमेरिज्म में कुछ पेचीदगियां हैं, तो आइसोमेरिज्म हम कल स्टार्ट करेंगे। आज हम ये नोमेनक्लेचर जो है ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। एमाइन जो है वो तो NH2 को कहते हैं एमाइन। 1 मिनट बेटा, अजान हो रही है इधर। तो इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। आपने एक टर्मिनल से शुरू करना है,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बन रही है। तो सबसे पहले आपने कार्बन चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद आपने नंबरिंग देनी है। तो आपने नंबरिंग उस एंड से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट जो ग्रुप है वो करीब है। अब कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास? एक है मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। इस तरफ से करें तो 1 2 3, यहां से भी 3 पे आ रहा है, 1 2 3 यहां से भी 3 पे आ रहा है। तो जब आप दोनों तरफ से ग्रुप सेम पोजीशन पे आ रहा हो तो फिर आपने अगला ग्रुप देखना है, फिर अगला ग्रुप कहां से नजदीक आ रहा है। तो ये इथाइल जो है इधर से भी 4 पे आ रहा है और इधर से भी 4 पे आ रहा है। तो अब आप जहां से मर्जी नंबरिंग कर दो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास जो ग्रुप्स लगे होंगे उनको अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखना है। तो ये हमारे पास है जी मिथाइल। मिथाइल एम से शुरू हो रहा है और ये इथाइल तो ई पहले आता है, तो 4 पे लगा हुआ है इथाइल। तो सबसे पहले आपने पोजीशन देनी है उसकी, 4 - इथाइल, और फिर हाइफन आएगा। और फिर आप अगला ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। मिथाइल दो जगह पर है, एक 3 पर है और एक 5 पर है। तो दोनों पोजीशंस लिखेंगे और हर पोजीशन के दरमियान कॉमा आएगा, 3, 5 फिर हाइफन। और जब एक ग्रुप एक से ज्यादा दफा लगा हुआ है तो प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो डायमिथाइल, 4 इथाइल 3 5 डायमिथाइल। और जब सारे ग्रुप्स आप लिख दो तो फिर आप पेरेंट चेन लिखोगे। तो पेरेंट चेन हमारे पास 7 कार्बन वाली है, हेप्टेन। और इसके साथ पेरेंट नेम बिल्कुल ग्रुप के साथ ही लिखते हैं। तो दिस इज 4 इथाइल 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। अच्छा, अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन चेन जो है वो इक्वल आ रही हैं, दो ऐसी। अल्फाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। प्रीफिक्स को नहीं देखना आपने, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्रीफिक्स को अल्फाबेट ऑर्डर के अंदर नहीं लेके आना। आपने जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है उसके नाम को अल्फाबेट ऑर्डर में देखना है, प्रीफिक्सेस को अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं देखना। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना कंपाउंड, इसमें हमारे पास दो चेन्स आ रही हैं। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, एक दफा फिर लिख लेता हूं। हाँ जी, कौन कौन सी चेन बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। जी, एक तो हमारे पास ये बन रही है। एक हमारे पास कौन सी चेन बन रही है? एक हमारे पास ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7।
अच्छा, एक और भी चेन बन रही है हमारे पास। मैं दोबारा इसको लिख रहा हूं। अच्छा, ये जो चेन आ रही है ना हमारे पास, इसमें भी 7 कार्बन आ रहे हैं। इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है, इसमें भी 7 कार्बन है। तो फिर कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? जब आपके पास एक से ज्यादा चेन्स आ रही हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो फिर कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे? फिर वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं, जिसके ऊपर ग्रुप्स ज्यादा लगे हुए हैं। इस चेन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1, 2, 3। इस चेन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1, 2। और इस चेन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 1, 2, 3, 4। इस पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम ये वाली चेन कंसिडर करेंगे जिस पे ग्रुप्स ज्यादा लगे हुए हैं। अब आपने नंबरिंग करनी है। कहां से नंबरिंग करोगे? यहां से नंबरिंग करते हैं तो यहां से मिथाइल 2 पर आ रहा है, यहां से नंबरिंग करते हैं तो यहां से भी मिथाइल 2 पे आ रहा है। अब आप देखो जो अगला ग्रुप है वो कहां से करीब है? यहां से इथाइल 3 पे आ रहा है, और यहां से भी अगला ग्रुप इथाइल 3 पे आ रहा है। तो आप जहां से मर्जी नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4। हाँ जी, इथाइल हमारे पास 2 दफा है, और कहां पर है? 3 और 5 पे। 3,5 डाई इथाइल। मिथाइल भी 2 दफा है, एक 2 पर है और एक 6 पर है। 2,6 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन वाली हेप्टेन। 3,5 डाई इथाइल, 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, अब हम नोमन ये एल्केन्स का तो बहुत सिंपल है। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं एल्कीन्स का। एल्कीन्स और अल्काइंस एक साथ ही है। तो इसमें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन वही सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड शामिल है। सबसे पहले आपने कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है? वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड करीब है। जहां से डबल बॉन्ड करीब है, तो यहां से डबल बॉन्ड 2 पर है, यहां से डबल बॉन्ड 3 पर है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, और 2 पे है डबल बॉन्ड, तो दिस इज 2। और 5 कार्बन वाली पेंटीन, 2 पेंटीन। अगर डबल बॉन्ड 2 दफा लगा हुआ है, तो वो डाई इन होगा। तो नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड करीब है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल। अब डबल बॉन्ड कहां कहां पर है? 1 पर, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1, 3, 5 कार्बन वाली पेंटा, और एंड पे आएगा डाईन। जब डबल बॉन्ड 2 दफा है तो डाईन आएगा, पेंटा डाईन। 3 मिथाइल, 1, 3 पेंटा डाईन। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटा 1, 3 डाईन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटा 1, 3 डाईन, कि इसको 1, 3 ब्यूटा डाईन लिखें। दोनों तरह से लिख सकते हैं, ब्यूटा 1, 3 डाईन या 1, 3 ब्यूटा डाईन।
अच्छा, अब यही सेम रूल हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के लिए होंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, और वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल है। तो 3 पे है मिथाइल, 3 मिथाइल, और 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड 1, 5 कार्बन वाली पेंटाइन। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 दफा आ जाए, तो अगेन 1,4 पेंटा डाइन, डाइन। देखिए कभी आप लोगों ने डाइन। ठीक है, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो एक 1 पर ट्रिपल बॉन्ड, एक 4 पर ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज 1,4 पेंटा डाई आइन, डाइन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाएं, तो दोनों में से आपने ये देखना है कि दोनों में से कौन जो है वो ज्यादा करीब है टर्मिनल के। कौन टर्मिनल के ज्यादा करीब है। अगर हम इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड जो है 3 पर आ रहा है, इधर से आते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है। तो दोनों में से जो ज्यादा करीब है ना, उसकी तरफ से नंबरिंग कर लेंगे। तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा करीब आ रहा था, तो यहां से नंबरिंग कर लेंगे। अब जो पेरेंट नेम है ना, वो डबल बॉन्ड के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। तो 4 पे है डबल बॉन्ड, 4 और 7 कार्बन वाली होती है हेप्टेन। तो हेप्टिन, एंड वाला ई नहीं आएगा। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएंगे तो एंड वाला ई नहीं आएगा। 4 हेप्टेन, और ट्रिपल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, तो 2 पे 2 पोजीशन दे के एंड पे लिख देंगे आइन। 4 हेप्टेन 2 आइन। और अगर दोनों में कंपटीशन है, इधर से डबल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, उधर से ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ रहा है, अगर दोनों में कंपटीशन है कि इधर से ये 1 पर आ रहा है और इधर से ये 1 पर आ रहा है, अगर दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो 1 पे है डबल बॉन्ड, तो 1 ब्यूटिन और 3 आइन। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल पोजीशन पर आ रहे हैं, तो किसको प्रेफरेंस देनी है? डबल बॉन्ड को। जी, तो आप लोग नाम बताओ जी। डाई विनाइल एसिटाइलिन का क्या नाम होगा? डाई विनाइल एसिटाइलिन का आयुपैक नेम क्या है? डाई विनाइल एसिटाइलिन का आयुपैक नेम क्या है? ये नाम सुना है ना आपने इस कंपाउंड का, डाई विनाइल एसिटाइलिन। कब सुना था? ट्रिलियन ईयर्स अगो ना? ट्रिलियन ईयर्स अगो आपने ये नाम सुना था। हाँ जी, विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH को हम कहते हैं विनाइल।
और दरमियान में है एसिटाइलिन और इस तरफ भी है विनाइल। तो ये दिस इज एक ये विनाइल, एक ये विनाइल और ये एसिटाइलिन, डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो दो डबल बॉन्ड है, एक 1 पर और एक 5 पर। तो 1 5 हेक्सा डाइईन और 3 आइन। 1 5 हेक्सा डाइईन 3 आइन। और बेंजीन का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, उसका भी, उसके लिए भी ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था। जो बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर दिया गया था ना, तो उसमें से ये एक स्ट्रक्चर था, ओपन चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का। जी, ये पॉलीमराइजेशन में था। अच्छा, अब हम नोमेनक्लेचर बात करते हैं साइक्लोएल्केन्स की। हाँ जी, बहुत सिंपल है। अगर वो आपके पास सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा, तो जितने उसके कॉर्नर हैं, मतलब 3 कार्बन वाली प्रोपेन है तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन। यानी कि अगर वो सिंपल है तो कोई मसला ही नहीं है, बस क्लास एंड होने लगी है। और अगर उसके ऊपर कोई ग्रुप लग गया, तो जहां ग्रुप लगेगा वही पोजीशन 1 कंसिडर की जाएगी। तो यहां पर साइक्लोप्रोपेन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग गया, तो दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर हम यहां पर लिख देते, ये दो हमारे पास लग गए जी मिथाइल ग्रुप। तो अगर एक 1 है तो दूसरा डेफिनेटली 2 है। तो 1 2 डाई मिथाइल और 4 कार्बन वाली क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनके उनके आपने पोजीशन दे देनी है। अगर इसमें कहीं डबल बॉन्ड आ गया, तो आपने डबल बॉन्ड, वो पोजीशन 1 ही कंसिडर होगी। तो साइक्लोब्यूटेन था तो ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो फिर आपने उनमें अगर 3 से ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो आपने उनमें जो लोएस्ट डिफरेंस है, सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए उनकी नंबरिंग में। जैसे कि ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो आपने इसके ऊपर ग्रुप लगाया हुआ है मिथाइल, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। तो कहां कहां मिथाइल है, 1 2 3 4, 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में कोई मसला नहीं है, जो भी ग्रुप लगा है वो ग्रुप पोजीशन 1 ही होगी। तो उस ग्रुप को आपने जो है ना, नाम लिख के बाद में पेरेंट नेम लिख देना है। जी, क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में। तो अभी हमने मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था।
हाँ जी, दिस इज मीथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं? सेकेंडरी कार्बन एटम से मुराद है वो कार्बन जो फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, वो होगा सेकेंडरी कार्बन एटम। तो ये कार्बन फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन भी फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन फर्दर एक के साथ अटैच है, और जो ये कार्बन है सेंटर वाला, ये फर्दर थ्री के साथ अटैच है। तो कितने कार्बन जो हैं वो फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हैं? वन एंड टू। तो देर आर टू सेकेंडरी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में दो सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, आपने देखना है वो कार्बन जो फर्दर दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है। तो इसमें दो सेकेंडरी हैं, एक ये प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला टर्शरी है, और ये दो सेकेंडरी हैं। नहीं नहीं, फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी नहीं है। हम जनरली बात करते हैं कि वो कार्बन जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है वो प्राइमरी है, वो कार्बन जो फर्दर दो के साथ अटैच है वो सेकेंडरी है, और जो तीन के साथ अटैच है वो टर्शरी है। जी, सेंट्रल वाला कौन सा सेंट्रल? हाँ जी, जो फर्दर थ्री के साथ अटैच है वो टर्शरी है। और जो चार के साथ अटैच होता है वो क्या होता है? वो कार्बन जो फर्दर चार कार्बन एटम्स के साथ अटैच है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी। वो कार्बन जो फर्दर चार कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं क्वाटर्नरी। जी बच्चों, तो ये था जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप और नॉमेनक्लेचर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। कल हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। कल हमने आइसोमेरिज्म की बात करनी है, तो आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल और स्केलेटल फार्मूले की बात करनी है। आइसोट्रॉपिक जो है ना वो लिक्विड सॉलिड्स के अंदर आता है। एक एन आइसोट्रॉपिक होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं डायरेक्शन चेंज होने से, और आइसोट्रॉपिक वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती डायरेक्शन चेंज होने से। कॉमन नेम्स तो वो हम साथ साथ जब सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कॉमन नेम्स साथ साथ आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, कॉमन नेम्स जो हैं वो साथ साथ याद होते जाएंगे। तो ये बस आपने कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉमन नेम्स जो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ेंगे, कॉमन नेम्स तो साथ साथ याद हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।